बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के बारे में। साथ ही हमने जाना था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, किस तरह से निर्माण हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का और उन परिस्थितियों में जब इसका निर्माण हुआ था और आज की परिस्थितियों में कितना बड़ा अंतर आ चुका है। और उसी अंतर के कारण लगातार इसके प्रक्रियागत ढांचे में या कहें कि इसके न्यायाधिकारक क्षेत्र में बदलाव की मांग भी सभी देश कर रहे हैं और सभी देश इस बात पर सहमत भी हैं कि हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के संरचना में, ढांचे में, प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। तो इस बारे में हम जानेंगे विस्तार से किस तरह के बदलाव, किस तरह की प्रक्रिया में बदलाव और क्या है बदलावों की आवश्यकता और किस तरह के बदलाव राष्ट्र चाहते हैं और उन बदलावों को करने में किस तरह की परेशानियां, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है आम सभा, जिसकी हमने बात की थी, उसमें एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्या था वो प्रस्ताव कि इसमें 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था सुरक्षा परिषद को लेकर कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। जहां संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र इसके सदस्य हैं, वहां ये शिकायत की गई कि जो सुरक्षा परिषद है वो सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, अपितु कुछ चंद मुल्क हैं जिनका दबदबा इसके फैसलों पर होता है और ये पश्चिमी मूल्यों और हितों की रक्षा करती हुई नजर आती है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। बदलाव की इन बढ़ती मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे करवाए जाएं। इस बात पर सहमति है कि सुधार होने चाहिए, तो जांच शुरू होती है कि इन सुधारों को करवाने के लिए क्या किया जाए, कैसे ये सुधार करवाए जाएं। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए कि सुरक्षा परिषद का कौन सा सदस्य, मतलब कि कहें कि स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य बनने के लिए किस तरह के मानदंड होने चाहिए, कि उन सदस्यों के पास किस किस तरह की और कहें कि वो एक योग्यता होनी चाहिए जिसके बलबूते वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सुरक्षा परिषद का सदस्य बन सकते हैं। तो क्या थे ये मानदंड? पहला मानदंड था कि वो राष्ट्र है वो बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, साथ ही वो बड़ी सैन्य ताकत भी होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें ऐसे देश का योगदान ज़्यादा होना चाहिए। आबादी के लिहाज से वो राष्ट्र बड़ा होना चाहिए और ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। साथ ही यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। तो ये मानदंड सुझाए और ये मानदंड कहीं ना कहीं, प्रत्येक मानदंड है वो अपने स्तर पर वैध है, लेकिन कोई भी राष्ट्र जो कि चाहे सुरक्षा परिषद का सदस्य, स्थायी सदस्य बनने की इच्छा ना रखता हो, आकांक्षा ना रखता हो, वो भी कह सकता है कि ये मानदंड किसी भी दृष्टिकोण से और पूरी तरह से वैध नहीं है, उचित नहीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे मानदंड हैं जिन पर कोई देश अपनी असहमति प्रकट कर सकता है, वहीं दूसरे देश को उस पर सहमति हो। तो इन मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आई। क्या थी वो समस्याएं? कि यहाँ ये नहीं स्पष्ट किया गया कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए अर्थात कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही उस राष्ट्र के पास कितनी सैन्य ताकत होनी चाहिए। और लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करने की अगर हम बात करें तो ऐसे राष्ट्रों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब बहुत सारे राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, मानवाधिकारों का रक्षा की जाती है, नागरिकों को मूल अधिकार मिल रहे हैं। तो ऐसे राष्ट्रों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। परिषद के सदस्य के रूप में ये सारे के सारे राष्ट्र हैं वो कितने प्रभावकारी होंगे, यहाँ सवाल ये उठता है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो कि लोकतंत्र के सच्चे समर्थक हैं, जिन्होंने अपने राष्ट्र में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कर रखी है, बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत अच्छे रूप में वहाँ लोकतंत्र चल रहा है। तो इतने सारे सदस्यों को, अगर हम इतने सारे देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ का, सुरक्षा परिषद का और सदस्य बना देते हैं तो वो कितने प्रभावी होंगे परिषद में। साथ ही
कई देश सुरक्षा परिषद के बजट में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करता हो, ये बात भी यहाँ स्पष्ट नहीं। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, कितनी बड़ी सैन्य ताकत हो, उसका बजट में योगदान कितना हो कि वो सुरक्षा परिषद का सदस्य बन सके। और कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए बड़ी जनसंख्या का होना क्या उसके लिए बाधक है या फिर उसके लिए सहायक है, इस बात पर भी यहाँ विचार करना आवश्यक था। और भी सवाल इस मुद्दे को लेकर उठे कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। क्या महादेशों की बजाय क्षेत्र और उप क्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए? जैसे कि हमने देखा कि एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले देश हों, अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले देश हों, यूरोप है, तो इन महाद्वीपों की बजाय, महाक्षेत्रों की बजाय उपक्षेत्र हैं, उनको प्रतिनिधित्व का आधार बना लिया जाए। अगर प्रतिनिधित्व का मसला हम भूगोल के आधार पर ही क्यों हल करें? फिर ये भी सवाल आया कि प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ में देना है राष्ट्रों को, सुरक्षा परिषद में देना है राष्ट्रों को, तो उस मसले को केवल भूगोल के आधार पर ही क्यों हल किया जाए कि भाई ठीक है, एशिया से इन राष्ट्रों को मिल गया है प्रतिनिधित्व, या फिर अमेरिका से मिल गया है, या फिर यूरोप से मिल गया है। इसकी बजाय हम क्यों ना आर्थिक विकास को आधार मानकर इस मसले को हल करें। लेकिन आर्थिक विकास को आधार मानने पर भी कठिनाई है, और वो कठिनाई क्या है कि बहुत सारे विकासशील राष्ट्र हैं आज विश्व में जो कि विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। तो उस मसले को कैसे हल किया जाए, कौन से स्तर के राष्ट्रों को, किस स्तर के विकासशील राष्ट्र को सुरक्षा परिषद के सदस्य के लिए और योग्य माना जाए। तो ये बहुत सारे सवाल सामने आए कि किस तरह से इस मुद्दे को, इस मसले को हल किया जाए। सदस्यता की प्रकृति बदलने का भी मसला उठा। प्रकृति बदलने का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मसला उठा था, जो कहीं की सबसे ज़्यादा बहस तेज हुई थी, वो हुई थी 5 स्थायी सदस्यों की वीटो पावर को लेकर। जो भी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर अर्थात क्या? वीटो पावर ये कि सुरक्षा परिषद में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो वो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो अगर बहुमत प्राप्त कोई निर्णय है, लेकिन ये 5 स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके और उस निर्णय को रोक सकते हैं, चाहे बहुमत से ही वो निर्णय क्यों न लिया गया हो। तो महत्वपूर्ण बहस, महत्वपूर्ण मसला इसी मुद्दे पर उठा कि इन 5 स्थायी सदस्यों की वीटो पावर को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा है, उससे मेल नहीं खाता है। क्योंकि अस्थायी सदस्य हैं, उनके पास वीटो पावर नहीं है, वीटो पावर केवल स्थायी सदस्यों के पास ही है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है और स्थायी सदस्य हैं वो इस वीटो पावर से फैसले को रोक सकते हैं, भले ही बाकी सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया हो। तो इस निषेधाधिकार का जो ये अधिकार है, ये जो वीटो पावर है, इसको खत्म करने की बात संयुक्त राष्ट्र संघ के और कहीं की सुधार के मसले पर हमेशा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अब हम न्यायाधिकार की बात करें कि इसमें किस तरह के सुधार की या फिर बदलाव की चर्चा है, तो ये बात है सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की सालगिरह पर और विभिन्न सदस्य देश इकट्ठे हुए। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया गया। कौन से थे वो कदम? कि शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाएगा, और यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी उसका उत्तरदायित्व लेगी। इस बात पर सभी ने स्वीकृति दी कि कोई राष्ट्र है, वहाँ की सरकार है, वहाँ की शासन व्यवस्था है, वो नागरिकों को अत्याचारों से नहीं बचा पा रही है, तो पूरी विश्व बिरादरी की ये जिम्मेदारी होगी कि उस राष्ट्र के नागरिकों को अत्याचारों से बचाना है, उन्हें बेहतर जीवन उपलब्ध करवाने के प्रयास करने हैं। साथ ही मानवाधिकार परिषद की स्थापना, जो कि 19 जून 2006 से सक्रिय है। साथ ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, हर रूप और रीति के आतंकवाद की निंदा, एक लोकतंत्र कोष का गठन और न्यायशिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। तो इन बहुत सारे मुद्दों पर सहमति बनी है, बहुत सारे कहें कि निर्णय लिए गए। किस लिए लिए गए? संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, इसकी भूमिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए। तो विभिन्न तरह के प्रयास लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ की हम कहें कि ज़्यादा उसको प्रभावकारी बनाने के लिए, एक महत्वपूर्ण संगठन बनाने के लिए और इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण
बनाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं, ताकि हम कहें कि ज़्यादा अगर सकारात्मक रूप में हमारे सामने ये संगठन आएगा तो निसंदेह हम और भी लंबे समय तक युद्धों की विभीषिका से बचे रह पाएंगे और जो देशों के आपसी मुद्दे हैं, मसले हैं, इनको अच्छे से विचार विमर्श के द्वारा, आपसी बातों के द्वारा, सहयोग समझौते के द्वारा हल किया जाएगा। साथ ही विश्व के सामने अनेक चुनौतियां जो आ रही हैं एक के बाद एक लगातार, उनको भी हल करने के लिए, उनसे भी निपटने के लिए आपसी सहयोग सभी राष्ट्र आपस में कर पाएंगे। अब हम चलते हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ कि भारत का क्या नज़रिया है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ, भारत किस तरह की भूमिका निभाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में और इसके बदलाव को लेकर भारत की किस किस तरह की मांगे हैं। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक राष्ट्रों में से एक राष्ट्र है। अब हम जानते हैं भारत का समर्थन कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत ये समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाए, विभिन्न देशों के विकास को बढ़ावा दे। इसके लिए भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करता आया है। एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए और सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में अगर हम बढ़ोतरी की बात करें तो परिषद है वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होनी चाहिए, परिषद में ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। ये भारत की मांग है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो उसके सदस्य देशों में ज़्यादातर सदस्यों के देश हैं वो विकासशील राष्ट्र हैं, यानी कि विकासशील राष्ट्रों की संख्या ज़्यादा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों में। तो फिर जो सुरक्षा परिषद है उसमें भी विकासशील राष्ट्र हैं उन देशों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन सुरक्षा परिषद को मिलेगा जब वो प्रतिनिधित्व मूलक बनेगी। साथ ही परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए और सर्वसहमति से सुरक्षा परिषद में निश्चित रूप से और कहीं की सकारात्मक बदलावों का समर्थन भारत करता है, सकारात्मक बदलावों की अपेक्षा भारत करता है। और केवल सुरक्षा परिषद में समर्थन की बदलाव की बात ही नहीं करता भारत, अपितु भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत करता है। तो सुरक्षा परिषद की दावेदारी भारत किन आधारों पर प्रस्तुत करता है वो आधार हम देखते हैं। सबसे पहला आधार ये है कि भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग रहता है। साथ ही भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर तेजी से उभरती हुई एक आर्थिक शक्ति है भारत। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहलकदमियों में भाग लिया और शांति बहाल कराने के प्रयासों में भारत ने हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी भारत का अपना नियमित योगदान है। तो इन सब मसलों और मुद्दों के कारण भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी प्रस्तुत करता है, अपनी स्थायी सदस्यता की मांग करता है। लेकिन कुछ रोड़े हैं जो कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद में आते हैं सामने। वो कौन से हैं? वो है पाकिस्तान के साथ साथ कुछ और भी देश हैं जो कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ हैं। कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं और कुछ देशों का मानना है कि पाकिस्तान के संबंधों में कठिनाई के कारण भारत का स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। साथ ही कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिणी अफ्रीका भी स्थायी सदस्यता के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे और भारत के साथ साथ इन्हें भी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना पड़ेगा। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। तो ये बहुत सारे हमने देखे कि कारण हैं जो कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को और कहीं पीछे की ओर ले जाते हैं।
भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन किया है। भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और भारत इसका एक कहें कि सक्रिय देश है, महत्वपूर्ण देश है। भारत हमेशा इसके शांति बहाली के जो प्रयास हैं, विकास योजनाएं हैं, उनमें हमेशा बढ़ चढ़कर सहयोग देता है, हिस्सा लेता है। और आज एक बढ़ती हुई सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, एक बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक शक्ति होने के नाते भारत अपनी एक मजबूत दावेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अब हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ध्रुवीय विश्व के अंदर क्या भूमिका है। इस एक ध्रुवीय विश्व के अंदर जहां हम कहें कि अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका कितनी सकारात्मक रही है, कितनी निष्पक्ष रही है और इस एक ध्रुवीयता का क्या प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर पड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि सवाल ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है। क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है। इस सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है, क्योंकि अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, अब एकमात्र महाशक्ति अमेरिका रह गया है। तो एक उम्मीद की नज़र संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ जाती है कि क्या ये संगठन जो एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है उसकी मनमानी को रोक पाने में सक्षम है। क्या ये अमेरिका की मनमानी को रोक सकता है? क्या ये अमेरिका की कहें कि जो उसकी नीतियां हैं उसका अगर विरोध का मंच प्रदान करता है? क्या अमेरिका के खिलाफ शिकायतें इस मंच पर हो सकती हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिका की ताकत पर अंकुश रखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह है अमेरिकी नागरिक हैं। अमेरिका के पास वीटो पावर भी है, क्योंकि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और साथ ही महासचिव के चयन में अमेरिका की बात का खासा वजन रहता है, खासा प्रभाव रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है वो अमेरिकी वर्चस्व के सामने बिल्कुल शून्य है या न्यून है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ हमें एक ऐसा मंच जरूर प्रदान करता है कि उसकी आम सभा में, उसकी महासभा में आपसी विचार विमर्श के द्वारा या कहीं कि जब उसकी चर्चा परिचर्चा होती है तो अमेरिकी नीतियों की एक आलोचना करने का, उसके खिलाफ एक शिकायत करने का एक मंच निसंदेह संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से प्राप्त होता है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम करता है। शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। निसंदेह संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व के सभी समस्त देश एक साथ एकमत होकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना करके कहें कि थोड़ा बहुत उस पर अंकुश लगा सकते हैं। जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने और रियायत देने की बात सोची जा सके, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक ऐसा संगठन है जो कि कहीं ना कहीं ये मंच हमें प्रदान करता है कि अमेरिका के किसी खास रवैये की वहाँ निंदा आलोचना की जा सके, या फिर समस्त वैश्विक समुदाय एक तरह से इस संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से एक साथ होके, एकजुट होके और अमेरिका पर थोड़ा बहुत दबाव बनाने में सक्षम हो सके। तो लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता हेतु क्या मानदंड सुझाए गए थे? ये मानदंड हमने देखे थे, अभी अभी अच्छे से जाना था हमने कि बड़ी आर्थिक शक्ति हो, बड़ी सैन्य शक्ति हो। तो ये सारे मानदंड आपको लिखने हैं कि किस तरह के मानदंड सुझाए गए थे। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी किन बिंदुओं के माध्यम से प्रकट की जा सकती है? कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता हेतु भारत अपनी एक मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करता है। तो वो कौन से तथ्य हैं, वो कौन से फैक्ट हैं जिनके आधार पर भारत अपने को एक मजबूत दावेदार सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर लिखना है आपको विस्तार से। धन्यवाद।